डिस्कस कर लिया था, ठीक। एक बार शॉर्ट में फिर देख के आगे बढ़ते हैं फिर मेनली। तो हमने देख लिया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया था, ठीक है। फिर क्या क्या उनका मतलब मैथड्स था वहां पे, ठीक, वहां पे इशू क्या था साउथ अफ्रीका के अंदर, वो हमने देख लिया था डिटेल में। फिर हमने देख लिया था गांधी जी का एक्टिविज्म क्या हुआ था अफ्रीका के अंदर, तो उन्होंने कौन कौन सा मेथड्स अडॉप्ट किया था, ठीक। फिर हमने ये भी देख लिया था गांधी जी ने जो मॉडरेट फेज था अफ्रीका के अंदर वही खत्म हो चुका था ऑलरेडी, मतलब क्या कि गांधी जी का जो मॉडरेट मेथड्स के ऊपर जो भरोसा था वो अफ्रीका में टूट गया था। तो उन्होंने समझ में आ गया था उनको, भैया मॉडरेट मेथड से कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना एक खुद का स्ट्रेटजी इवॉल्व किया। फिर एक ग्रीन पैंथर टाइप का एक इंसिडेंट हुआ था वो देख लिया था हमने। फिर सिविल डिसोबीडियंस से स्टार्ट होता है, महात्मा गांधी जो अफ्रीका में स्टार्ट करते हैं वो हमने देख लिया डिटेल में, ठीक है। फिर हमने देखा था ये, हाँ, फिर मैंने देख लिया था अफ्रीका के अंदर जो महात्मा गांधी ने जो जो सा एक्टिविटी किया उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा, उससे क्या क्या फायदा मिला हम लोगों को, ठीक है। या महात्मा गांधी का जो इवोल्यूशन था वो हमने देखा। फिर गांधी जी इंडिया में आते, इंडिया में आने के बाद फिर वही है कि उस समय जो भी चीज चल रहा होता है इंडिया के अंदर उससे खुद को डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बिकॉज उनका ये मानना होता है कि भैया इंडिया मेरे लिए एक एलियन कंट्री है, मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, तो बिना जाने समझे मैं कैसे किसी भी पॉलिटिकल स्टैंड में इवॉल्व हो जाऊँ, ठीक है, या फिर मतलब इन्वॉल्व हो जाऊँ मैं उसमें। मेरे को अपना खुद का आइडियोलॉजी पहले इवॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, तो इसलिए फिर वो लोग इंडिया घूमते हैं और चीजों को जानते हैं, ठीक। तो गांधी जी का राइज, गांधी जी का जो राइज हुआ था वाइट पॉपुलर हुआ क्यों हुआ, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था क्या कि गांधी जी के आने से पहले क्या था, कहीं ना कहीं वर्कर्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से गायब था, ठीक है। फिर जो फार्मर्स थे वो गायब थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, ठीक। फिर वुमेन्स जो थी वो भी गायब थी फ्रीडम स्ट्रगल से। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ कि ये सारे जो ग्रुप थे वो उनको एक टाइप से मौका मिला, एक टाइप से रोल मिला और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सारे ग्रुप्स का मिला, ठीक, हमने ये देख लिया था। फिर हमने देखा था क्या कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वहां पे मेन इशू क्या था, तीन कटिया सिस्टम था, हमने देख लिया था, ठीक है। ये सारा चीज बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी 25% सेटलमेंट पे करवा के वहां से निकल जाते हैं, तो वहीं पे उनको बापू का उपाधि मिलता है। फिर अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल स्ट्राइक होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लेग बोनस को लेके ये होता है, ठीक है। ओनर बोलता है भैया हम 20% देंगे, वर्कर्स बोलते हैं हमको चाहिए 50% चाहिए। तो बीच में क्या आता है, महात्मा गांधी आते हैं कुछ अनशन वगैरह करते हैं, तो फाइनली वो 35% पे फिक्स होता है, तो वो इशू डील हो गया। फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला जाता है वही कि टैक्स एक्सेस, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होता है वो एक्सेस टैक्स का डिमांड करता है। तो महात्मा गांधी भी बोलते हैं कि भैया उनको जो करना है करने दो, आप टैक्स मत पे करो, वही चीजें, ठीक है। तो हमने देखा था रॉयल्ट एक्ट जो हुआ था मेरा, उसमें क्या था, रॉयल्ट एक्ट के अंदर क्या था कि सिंपल सा बात है क्या कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी गवाह के आपको गवर्नमेंट डिटेन कर सकता है एज ए टेररिस्ट बोल के, ठीक है। तो ये एक्ट आने के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने बोला कि भैया हम ऑल ओवर इंडिया मास स्ट्राइक करेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि महात्मा गांधी इस मूवमेंट को स्टार्ट नहीं कर पाते, क्लियर। लेकिन फर्स्ट टाइम जो वर्ड सत्याग्रह का जो वर्ड होता है ना, वर्ड सत्याग्रह का वर्ड, वो फर्स्ट टाइम यूज होता है रॉल्ट एंटी रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह मत के टाइम में, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट होने के टाइम में ही खत्म हो जाता है, बिकॉज ये पीक पहुंच ही नहीं पाता है, बिकॉज जलियांवाला बाग हो जाता है तो उसके बाद कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस वगैरह बढ़ जाता है। इसलिए गांधी जी फिर उस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, मतलब स्टार्ट ही नहीं करते। जलियांवाला बाग जो हुआ था उसका मेन इशू क्या था, मेन इशू क्या था कि वहां के जो लोकल लीडर्स थे कौन, हमारे ये किचलू भैया और ये सत्यपाल भैया, इनको अरेस्ट कर लेता है पुलिस, ठीक है। इसलिए लोग वहां पे मिलकर प्रोटेस्ट करने के लिए जाते जलियांवाला बाग में। तो ऑलरेडी हमने देख लिया था जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था उसका, ठीक है। तो उसको मैसेकर होने के बाद क्या था कि उस इशू को डील करने के लिए गवर्नमेंट एक कमीशन बिठाता है, हंटर कमीशन, ठीक, वो हमने देख लिया डिटेल में ऑलरेडी। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, खलीफात मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ऊपर से जो देखा उसमें कुछ पूछना किसी को, ठीक है। ये भी लास्ट क्लास में ये भी करवा ही दिया था खलीफात को, हाँ। उसके हमने क्या देखा था, खलीफात मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक। तो ये दोनों जो मूवमेंट था दोनों अलग अलग मूवमेंट था और दोनों का जो रीजन था वो दोनों अलग था, ठीक है। जैसे एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों होता, क्योंकि ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर सिचुएशन ऐसा हो रहा था कि ब्रिटिश हमारा मतलब उसका पॉलिसी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हो रहा था, ठीक है। कि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है लोगों को, ठीक, इस टाइप से था। और प्लस तो खलीफात इशू था मेरा। वाह भैया आ गए भैया, ठीक है। हाँ भैया, हाँ बहुत मिस कर रहे थे आपको, आप आ गए, थैंक यू, ठीक है।
हाँ, खलीफात इश्यू था। फिर खलीफात हमने क्या देखा था कि नॉन कोऑपरेशन खलीफात हम एक साथ बोलते हैं, लेकिन दोनों का इश्यू अलग अलग था, ठीक है। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो क्या क्यों था, वो इंडिया के अंदर क्या था, स्वराज पाने के लिए था, ठीक है। इंडिया के अंदर स्वराज पाने के लिए था, ठीक। मतलब क्या कि इंडिया के अंदर जो सिचुएशन था उस टाइम में क्या हाई इन्फ्लेशन था, क्योंकि वो टाइम कौन सा था, हमारा वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ था, ठीक है। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो चुका था। भैया माइक ऑफ कर लेना। हाँ, तो मेनली क्या था, इन्फ्लेशन हाई था मेरा, ठीक है। इन्फ्लेशन हाई था, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, ठीक है। और प्लस एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा था लोगों का, ठीक है। तो मेनली क्या था, ये सारी सिचुएशन के बीच में क्या होता है कि तो महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि भैया बहुत हुआ, सर के ऊपर पानी चल गया, हम लोग नॉन करप्शन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये मेनली नॉन करप्शन मूवमेंट जो होता है उसका एम क्या होता है कि इंडिया के अंदर स्वराज पाना, ठीक है। और जो खलीफात मूवमेंट होता है उसका एम होता है क्या, कि ऑल ओवर के वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि टर्की के जो रूलर होते हैं उनको अपना खलीफा मानते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश था और जो टर्की था, वो वर्ल्ड वार 1 के टाइम में क्या होता है, दोनों अलग अलग टीम में होता है। तो ब्रिटिश जीत जाता है तो टर्की का लैंड ऑक्युपाई कर लेता है, तो इसलिए उनका धार्मिक भावना आहत होता है, इसलिए वो लोग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि भैया वो चीज हो, ठीक। तो महात्मा गांधी को ये लगता है कि भैया ये अच्छा मौका है दोनों हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने का। तो यहाँ महात्मा गांधी क्या करते हैं कि दोनों मूवमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करके दोनों मूवमेंट को एक कर देते हैं, जिससे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो पाए और एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर ब्रिटिश को प्रेशर बनाया जा सके, ठीक। ये सब ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हम्म। हाँ, तो फाइनली बाद में ये होता है कि फिर क्या होता है, महात्मा गांधी क्या करते हैं भैया, कांग्रेस को बोलते हैं भैया देखो आज तक आप जो छुटपुट लोकल लेवल पे जो आप कर रहे थे ना, लोकल लेवल पे जो आप गैंग चला रहे थे, ठीक है। वो लोकल लेवल पर ठीक था कि आपने चिंटू पिंटू बच्चों को अपॉइंट करके अपना गैंग चला लिया, लेकिन आप अगर अंडरवर्ल्ड चलाना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कि आप स्टेट लेवल पे स्ट्रक्चर बनाओगे, गाँव के लेवल पे स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो फिर माता ने क्या किया, कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर बनाया। मतलब ये याद रखना है क्या कि 1920 के पहले, ठीक है, कांग्रेस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 1920 में क्या होता है, महात्मा गांधी बोलते हैं कि नहीं, एक स्ट्रक्चर वे में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है या फिर नेशनल लीडरशिप देना है तो आपको स्ट्रक्चर के थ्रू काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 1920 में नागपुर सेशन में डिसाइड होता है कि कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। उसके अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी होगा, फिर प्रोविंसेस कमेटी होगा, ये सब चीज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और कांग्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि कांग्रेस ने क्लियर बोल दिया होता है। इससे पहले क्या होता है कि 1920 के पहले जो कांग्रेस का स्टैंड क्या होता है कि भैया हम लोग स्वराज पाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है, टू गेन स्वराज बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, क्लियर। लेकिन 1920 के बाद बोला ये जाता है कि भैया हम स्वराज पाएंगे, ठीक है, बाय पीसफुल एंड लीगलाइज मैनर, ठीक। मतलब क्या कि इसमें क्लियरली इनडायरेक्टली बोल जाता है भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी अडॉप्ट करेंगे बट इन अ पीसफुल मैनर। क्लियर है, इज इट क्लियर। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से बता दिया था सारी चीज। क्लियर है, ठीक है, चलो। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस ने बोल दिया कि महात्मा गांधी ने बोल दिया कि भैया अब हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो जो कुछ लोग जो चाहते हैं कि किसी के साथ उनका रिलेशन अच्छा रहे, तो वो लोग क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, ठीक है, उनके साथ डिस्टेंस बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल बिपिन चंद्र पॉल हो गए, एनी बेसेंट हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ठीक है, ये सब कांग्रेस छोड़ देते हैं क्योंकि ये मानते हैं as they believed in a constitutional and lawful struggle, ठीक है। while some other leaders like सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वो भी छोड़ के अपना एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, और फिर गुमनामियों के अंधेरे में खो जाते हैं। ये सब ऑलरेडी देखा था हमने क्या क्या होता है, तिलक स्वराज फंड स्टैब्लिश होता है इस टाइम में, ठीक है। ये सब हमने देखा था ऑलरेडी, लोकल लेवल पे मूवमेंट मेरा होता है, ठीक। फिर गवर्नमेंट भी ऐसा ही, ठीक है, कि हो गया तुम लोगों का तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करता है ये सब चीज, ठीक है। तो पूरा फोर्स वगैरह यूज करता है। तो फिर वहां पे क्या होता है कि गांधी जी बोलते हैं कि भैया फिर गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ये करता है कि सिंपल सा बात है क्या, जो भी लीडर होते हैं ना उन सबको उठा लेता है, जेल में डाल देता है, ठीक। तो गांधी जी बोलते हैं भैया उन सारे लीडर को आप छोड़ो वरना हम बरदोली से, ठीक है, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक। लेकिन बात ये होता है कि उस गांधी जी बोलते हैं कि भैया आप लीडर को छोड़ो वरना हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, सॉरी सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे बरदोली से। लेकिन वो मूवमेंट स्टार्ट हो पाए उसके पहले ही क्या होता है कि एक बीच में इंसिडेंट हो जाता है, चौरी चौरा का इंसिडेंट, जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। तो चौरी चौरा के इंसिडेंट में ये होता है कि भीड़ के ऊपर कुछ पुलिस वाले हमला करते हैं, तो भीड़ फिर गुस्सा आ जाता है
तो भीड़ के जो लोग होते हैं वो जाके पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी इस इंसिडेंट से मतलब एक टाइप से बहुत ही ज्यादा वो गिल्टी फील करते हैं और इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। क्लियर है? हमने उस वीडियो देखा था ना अल्टीमेटली, याद है? तो वाई गांधी विथड्रॉ द मूवमेंट? तो पहला रीजन क्या था कि वो गांधीयन कहीं ना कहीं कर रहा था, ठीक है। हाँ भैया। क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं ये बोला कि होता ये है कि एक तो ऐसे ही वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, ठीक, मूवमेंट के अंदर। चौरी चौरा इंसिडेंट वाज द क्लाइमैक्स, ठीक ना। ऐसा नहीं कि वो अकेला ऐसा इंसिडेंट था, उसके अलावा बहुत सारा इंसिडेंट वैसा हुआ था, ठीक है। उसके अलावा क्या था कि कोई भी मूवमेंट जो होता है मास मूवमेंट ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं रह सकता, ठीक, क्योंकि लोगों का जो सेक्रीफाई करने का एक लिमिटेशन होता है। 3 साल से नेशनल मूवमेंट चला रहे हो, 3 साल से लोगों को आप बोल रहे हो कि सब कुछ आप काम धाम छोड़ के मूवमेंट को सपोर्ट करो, तो कब तक वो लोग भी रहे, ठीक है। तो महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि नहीं भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये मूवमेंट अब कहीं ना कहीं स्लो पड़ रहा है, तो इसलिए भी गांधी जी चाह रहे थे कि लंबा ना खींचा जाए इसको, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, जो खलीफा का जो मेन इशू था टर्की वाला, वो सॉल्व हो चुका था, ठीक है। टर्की का जो राजा था उसने बोल दिया कि भैया आज से टर्की जो है एक सेक्युलर स्टेट बनेगा, ठीक। तो टर्की का क्वेश्चन गायब हो गया वहां पे, ठीक है। कॉमनल वायलेंस भी बढ़ने लगा था हमारा, ठीक। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर मतलब एक टाइप से डिवीजन भी होना स्टार्ट हो गया था। कुछ लोग का ये कहना था कि हमको बाइकआउट छोड़ के जो ऐसे असेंबली इलेक्शन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग का बोलना था नहीं करना चाहिए, हमको कंस्ट्रक्टिव वर्ड पे ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो फिर उनके बीच में रिफ्ट होना स्टार्ट होता है। जो लोग चाहते थे ना कि इलेक्शन हो, मतलब हम इलेक्शन लड़े, तो वो बाद में क्या होता है कि अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्वराज पार्टी या स्वराज दल। क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में फिर से एक बार क्लिप देख लेते हैं कि आखिर उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा, हाँ, इवोल्यूशन, मैंने इवोल्यूशन देखा था कि अल्टीमेटली हुआ कि इस टाइम में क्या था, मुस्लिम हिंदू यूनिटी बहुत ज्यादा था, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम लोग नेशनल क्वेश्चन पे लाना फेल हुए, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नॉन क्वेश्चन मूवमेंट का जो मैसेज था, नेशनलिज्म का जो मैसेज था, वो कंट्री के कोने कोने तक पहुंच गया था, ठीक है। अब स्टार्ट होगा हमारा स्वराज पार्ट, लेकिन उससे पहले एक बार शॉर्ट में। He's just for the Muslims and in the and telegram that I just said he is coming. I will go to the visit. Go. You heard if you in. Sorry, Joy incident. Go on your way. गुस्सा भेज जाके पुलिस स्टेशन का लगा देते हैं। No, it's all over the world. India's non-violence. What can we do? We must end the campaign. After what they did at the massacre, it's only an eye for an eye. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Gandhi, do you know the sacrifices people have made? Never get the same commitment again, ever. The whole of India is on the move. Yes, but in what direction? If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it. Bapu, you are the father of the nation. Today I see no ground in that for anything but shame. This was one incident. Tell that to the families of the policemen who died. But the whole nation is marching. They wouldn't stop even if we asked them to. I will ask.
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions, and I will not stop until they stop. अब देखो ऐसा कोई स्विच बोर्ड नहीं था कि महात्मा गांधी ने बोला कि भैया आप मूवमेंट स्टार्ट कर दो, लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, महात्मा गांधी ने बोला कि आप मूवमेंट रोको तो मूवमेंट अचानक से रुक गया, ऐसा नहीं था, ठीक है। मूवमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, एक टाइप से एक होता है ना कि ये नहीं कि मतलब आप दूसरे से मंगवाने के लिए अपना कि भैया आप ये काम करो वो काम करो, प्रेशर डालने के लिए आप अनशन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो किया था फास्ट, उन्होंने किया था फास्ट एंड टू डेथ, इसलिए किया था बिकॉज जो खुद जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक ना, उस मूवमेंट को रोक पाए क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, ठीक है। अगर नहीं रोका जाता तो कहीं ना कहीं ये सिविल वॉर का सिचुएशन आ जाता, हमारे कंट्री में वायलेंस हो जाता। God, I'm sure the British won't censor that. They'll put it on every street corner. Gandhiji, people are aroused. They won't stop. If I die, perhaps they will stop. That answer. So can be so that one demonstration, all over India people are praying that you will end the fast. They're walking in the streets, offering garlands to the police. हाँ, अब उसका देखो ये खत्म हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट खत्म, लोग शांत हो गए। अब क्या होता है, शांत होने के बाद क्या होता है, ब्रिटिश को लगता है मामला शांत हो गया, ठीक है। तो तब तक क्या होता है, ब्रिटिश ने महात्मा गांधी को अरेस्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मामला शांत हो जाता है, महात्मा गांधी अनशन करके सबको शांत करवा देते हैं, तो ब्रिटिश वाले आते हैं, बोलते हैं भैया आपको अरेस्ट किया जाता है। I'm sorry, Mr. Gandhi, sir, but you're under arrest. On what charge? Sedition. सेडिशन के चार्ज में ये याद रखना है क्या कि महात्मा गांधी को आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सेडिशन के चार्ज पे अरेस्ट किया जाता है। क्लियर है? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक हमने देखा उनके ऊपर सेडिशन लगा था, महात्मा गांधी के ऊपर सेडिशन लगा था। Can't be serious. This man has just stopped a revolution. That's as may be. I only know what I'm charged to perform. I don't. I've been on many trips. Best our country can make it. My lord, give you 2 to 6 years imprisonment. क्लियर है? 6 साल के लिए उनको जेल भेज दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, वो 6 साल में जब जेल के अंदर भेजा जाता है महात्मा गांधी को, तो ऐसा तो थोड़ी है कि 6 साल महात्मा गांधी जेल में रहे तो कंट्री में कुछ नहीं हुआ। तो कंट्री में क्या हुआ, जब वो 6 साल जेल के अंदर थे तो कंट्री में बहुत कुछ हुआ, ठीक है। ठीक है, तो 1900 बोल सकते कि 22 से लेकर 1928 तक बापू जेल में थे, 28-29 जो मान लिया जाए। क्लियर है? यहाँ तक क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है? अब देखते हैं उस बीच में क्या हुआ। उस बीच में हमारा था स्वराज पार्टी, ठीक। इस हाँ बोलो। या उसी भी तो बेलगांव में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी तो बने थे। आई गेस आएगा आएगा आएगा, चिंता मत करो, आएगा आएगा, ठीक है। तो स्टैब्लिश, अब स्वराज पार्टी जो हुआ था, ठीक है, स्वराज पार्टी स्टैब्लिश कैसे हुआ था? स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम था इसका, ठीक है। इन दिसंबर 1922 दैट वर्कड फॉर द ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इसका स्टैब्लिश हुआ था एज अ कांग्रेस एंड खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से स्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन मोटिव क्या था कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट प्रमोट करना है, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम प्रमोट करना है। आफ्टर गांधी अरेस्ट देयर वाज disintegration, disorganization and the demoralization among the nationalists, ठीक है। तो क्या था, कहीं ना कहीं जो एक लीडर गैप हो जाता है, तो सिंपल सा बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी हर ग्रुप में यही होता है कि डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा टूटने लगता है, ठीक है। लोग का जो मोरलिटी होता है वो टूटने लगता है, ठीक, मतलब वीक होने लगते हैं वो लोग इंटरनली। अ डिबेटेड स्टार्ट अमंग कांग्रेसमैन ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक। अब आगे क्या किया जाए, इसके बीच में डिबेट स्टार्ट हुआ। वन सेक्शन, अब यहाँ पे 2 सेक्शन बनता है, ठीक है, जिसको एक बोलते हैं लोग क्या, रिस्पॉन्सिव, एक बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। वन सेक्शन लीड बाय CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खां वांटेड टू एंड टू द बॉयकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। एक सेक्शन था जो रिस्पॉन्सिव था मेरा, ठीक है।
वो ये कह रहा था कि भैया देखो सिचुएशन ऐसा आ गया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको इसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ये करना पड़ेगा कि हमको जो हमारा जो पॉलिसी था बाइकआउट का, नॉन कोऑपरेशन का, उसको एंड करके हमको इलेक्शन जो हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको एडमिट करके, उसको एक्सेप्ट करके इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और वहां पे अपना आवाज उठाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस ग्रुप को जिसने इलेक्शन या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने का वकालत किया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिव ग्रुप। और जिन्होंने बोला था नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जाके फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो ब्रिटिश ही करेंगे, तो उससे अच्छा क्या है कि हम लोग बापू का काम था कंस्ट्रक्टिव वर्क का, अवेयरनेस का, स्वच्छता का, एजुकेशन का, उस सब पर फोकस करें, ठीक। तो उनको बोला गया नॉन रिस्पॉन्सिव, मतलब उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। One section led by C.R. Das, Motilal Nehru, and Ajmal Khan wanted to end to the boycott of Legislative Council so that the nationalists could enter them to expose the basic weakness of their assemblies and use this council as a tool of political struggle, ठीक है ना। तो वही जाके पैम्पलेट लेके पार्लियामेंट के अंदर हल्ला वल्ला करेंगे, इसलिए बोले थे कि नहीं भैया वहां पे जाकर एक्सपोज करेंगे, इसलिए हमको वहां पे जाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग उनको एक्सपोज कर पाए उनके पॉलिसी को, वही सब चीजें। दे वांटेड टू इंडोरमेंट दिस काउंसिल, ये वर्ड याद रखना, इंडोरमेंट मतलब वो चाहते थे भैया हम काउंसिल में इंटर करें, इंटर करके या तो उसको ठीक से काम करवाएं या फिर अच्छा से मतलब एक टाइप से विरोध कर करके उसका मतलब कोई काम ही ना करने, सब काम बिगाड़ दे, ठीक है, इंड कर दे, ठीक है। They wanted to indorment this council. If the government did not respond to the nationalist demands, then they would obstruct the working of this council, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट उसका डिमांड नहीं आएगा तो वही पैम्पलेट लेके चले जाएगा स्पीकर के पास, ठीक, कुछ काम धाम नहीं करने देगा, इस टाइप का चीजें ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। Those advocating entry into legislative council came to be known as pro changers और स्वराजिस्ट, ठीक। जिन्होंने ये बोला कि भैया हम लोग को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहिए, ठीक है, इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन लोग क्या कहा गया? प्रो चेंजर्स, ठीक है, स्वराजिस्ट। इस ग्रुप के अंदर कौन कौन था? वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये सब लोग, ठीक है। तो अदर देखो मेनली देखो ये चीज हो रहा है, एक ग्रुप क्या बोल रहा है? एक ग्रुप ये बोल रहा है कि भैया हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करना है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जाना है, ठीक। एक ग्रुप को बोल रहा है नहीं हमको नहीं जाना है, ठीक है। जो जाना चाहते थे उस ग्रुप में कौन कौन लोग थे? हमारे बोल दिया C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और ये अजमल खान, ठीक है, क्लियर। और जो जिन्होंने बोला था कि नहीं जाना चाहिए उसमें कौन थे? हमारे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सी राजा गोपालचारी, ये सब चीज थे, ठीक है। तो जो ने बोला कि जाना चाहिए उनको बोला गया प्रो चेंजर, और जो जिन्होंने बोला नहीं जाना चाहिए उनको बोला गया नो चेंजर। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? और सब बोले रहा है, ठीक है। अब देखो C.R. दास जो थे ये आगे चल क्या होता है कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस होते हैं ना, उनके ये मेंटर होते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको अपना मेंटर माना था। और मोतीलाल नेहरू जो उनका मेन रोल क्या होता है, ये नेहरू रिपोर्ट जो तैयार करते हैं उसके चेयरमैन यही रहता है। तो देखेंगे आगे। ये चीज क्लियर हो गया कि जिन्होंने बोला कि जाना चाहिए उनको हम लोग बोलते हैं प्रो चेंजर या स्वराजिस्ट, जिन्होंने बोला नहीं जाना चाहिए उनको हम लोग बोलते हैं क्या? नो चेंजर। क्लियर? अब डिवाइड हो गया काम प्रो चेंजर और नो चेंजर में। नो चेंजर्स opposed council entry, advocated concentration on constructive work and continuation of the boycott and non-cooperation, ठीक ना। तो जो कि नो चेंजर्स था, ठीक ना, तो उनका ये कहना था कि भैया नहीं हम लोग को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ काम तो होने वाला है नहीं यहाँ जाके, ठीक है, क्योंकि होगा वही जो ब्रिटिश चाहेंगे। तो इससे फालतू में हमारा जो मेन एम है कि कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान देना, वो सब उसके अंदर क्या होगा? डाइवर्स हमारा डिस्ट्रैक्शन आएगा। इससे अच्छा क्या कि हम लोग अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमारा दो एक्सट्रीम एंड हो गया। क्लियर? तो जो हमारा स्वाद हमारा स्टार्टिंग में सूरत स्प्लिट के टाइम में क्या सिचुएशन था कि दो एक्सट्रीम एंड आ गया था ना, कि मॉडरेट ये बोलता था कि ये होगा और एक्सट्रीमिस्ट बोलता था ऐसा होगा, ठीक है। तो लगभग सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आ गया। क्या? एक जो ग्रुप बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि हम लोग को काउंसिल में एंट्री करना चाहिए, ठीक है, लेकिन दूसरा ग्रुप क्या बोल रहा है? हम लोग काउंसिल में एंट्री नहीं करना चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है बायकॉट है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब एक ग्रुप बोल रहा है बायकॉट को एंड करो, एक ग्रुप बोल रहा है बायकॉट को कंटिन्यू करो। तो देख रहे हो ये सिचुएशन आ गया। लेकिन क्या था बैक ऑफ द माइंड सबके दिमाग में ये चीज था कि भैया हमको सूरत स्प्लिट टाइप का सिचुएशन नहीं लाना है। जो सिचुएशन मेरा सूरत स्प्लिट के टाइम में था वैसा सिचुएशन में नहीं लाना है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा वीक हो जाएगा हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है। तो नो चेंजर अपोज्ड काउंसिल एंट्री, advocated concentration on constructive work and continuation of boycott and non-cooperation. Differences over the question of council entry
between the two groups resulted in the defeat of the Swarajist proposal of ending or amending the council at the Gaya session of the Congress. अब देखो क्या होता है, अब देखो कांग्रेस का मैंने क्या बताया था, उन लोगों का क्या होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनता है, ठीक है, 15 लोगों का ग्रुप होता है, तो जो भी डिसीजन लेना होता है क्या होता है, इस काउंसिल में पास मतलब प्रपोजल आता है, पास करना पड़ता है। तो क्या होता है गया सेशन में, कांग्रेस का जो गया सेशन होता है 1922 का, ठीक है, उसमें एक प्रपोजल लाया जाता है कि भैया काउंसिल एंट्री हमको करना चाहिए, ठीक, बाइकआउट को खत्म करके हम लोग काउंसिल एंट्री में जाना चाहिए। लेकिन ये प्रपोजल क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो इस प्रपोजल को लाने वाले जो लोग रहते हैं ना, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, वो क्या होते हैं, अलग से अपना एक स्वराज पार्टी स्टैब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कांग्रेस का परमिशन नहीं देने वाला है, तो यहाँ अपना बसेरा नहीं होने वाला है, तो कहीं और चल के अपना बसेरा गाँव बसाते हैं। ठीक है, डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ काउंसिल एंट्री बिटवीन द टू ग्रुप्स रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ द स्वराजिस्ट प्रपोजल ऑफ एंडिंग और मेंडिंग द काउंसिल एट द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस। सीआर दास and Motilal Nehru resigned from the Congress and announced the formation of Congress Khilafat Swaraj Party or Swaraj Party with CR Das as president and Motilal Nehru as secretariat. कहानी समझ में आया बच्चों? हेलो, सो के क्यों बोल रहे हो? हाँ। ठीक है, चलो अब स्वराज का आर्गुमेंट क्या था, मतलब उन्होंने अपना मतलब बॉयकॉट खत्म करके हमको काउंसिल एंट्री में करना चाहिए, बाइकआउट खत्म करके काउंसिल में जाना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया था। ठीक है, देखो जो भी दो ग्रुप था, चाहे वो स्वराजिस्ट ग्रुप हो, चेंजर हो चाहे नो चेंजर हो, दोनों का अपना आर्गुमेंट था। ठीक है, तो ये डिसीजन क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्टली फ्रेम किया जा सकता है, क्या ये डिसीजन सही था गलत था। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखना, किसी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन में कभी भी कोई क्या कहते हैं स्टैंड नहीं लेना है हम लोग को। ठीक है, हिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम हम लोग को स्टैंड नहीं लेना है, हमको खाली वहां फैक्ट्स प्रेजेंट करना है और सब कुछ ठीक है सिचुएशन में फोड़ देना है। हाँ भैया, हाँ भैया, इस बार का मेंस का क्वेश्चन था कि गांधी जी यदि नहीं होते तो क्या होता, इंडियन नेशनल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता। इस बार क्वेश्चन था वो पुराना क्वेश्चन था वैसे, पुराना ही क्वेश्चन जो भी है, मान के चलो गांधी जी नहीं होते तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता, इंडिया में नेशनल मूवमेंट ही नहीं हो पाता फिर। हाँ, तो इसमें ये बस थोड़ी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, थोड़ा बताओ आइडिया, तो थोड़ा ओवरव्यू बताओ, क्योंकि देखो इसके बारे में हाँ, इसका आंसर अगर याद होगा, सहेली अगर याद होगा इसका आंसर, तो हमने लास्ट 3-4 क्लास में कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या फार्मर्स का क्वेश्चन गायब था गांधी के। अब देख सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, ये रहा गांधी जी का आने का फ्रेम। ठीक है, ये रहा गांधी के आने का सिचुएशन, ये रहा गांधी के पहले का सिचुएशन। ठीक है, फार्मर्स का क्वेश्चन गायब, गांधी के आने फार्मर्स इंक्लूडेड आफ्टर सक्सेसफुल चंपारण इनिशिएटिव। क्लियर, वर्कर्स का क्वेश्चन गायब, आफ्टर अहमदाबाद और खेड़ा वर्कर्स आ गया। ठीक, जो आपका जो बड़ा पॉपुलेशन था वुमेन का वो गायब, बट यहाँ वुमेन इंक्लूड हुआ। ठीक है, उसके बाद कैपिटलिस्ट भी गायब, इससे जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे यहाँ पे कैपिटलिस्ट इंक्लूड हो गया। कि क्या हुआ, उनको लगा कि भैया वर्कर्स लोग शांत रहेंगे, पीसफुल वे में निकल रहा है मेरा, ठीक है, तो ऐसे आराम से निकल सकता है। उसके बाद क्या था कि जो भी मूवमेंट थे वो कहीं ना कहीं लोकलाइज या फिर रीजनल लेवल पे थे। ठीक है, लेकिन ये नेशनल मूवमेंट पे हुआ, कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं था, यहाँ पे एक वेल स्ट्रक्चर बना। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन था, मतलब दो एक टाइप से जो उस समय था मॉडरेट मेथड ऑलरेडी फेल हो चुका था। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट मेथड जो था वो भी कोई आउटपुट नहीं दिया था। अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। ठीक है, और लोग कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, इसी कारण क्या हो रहा है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल वो हीरो एक्शन के सब लोग जा रहे थे। तो एक न्यू वे यहाँ मिला, महात्मा गांधी ने एक न्यू वे दिया। ठीक है, एक लोगों को आवाज दिया। तो आज सब हमने ऑलरेडी ऊपर जो डिस्कस किया था ना, सब पॉइंट जो हमने समझा था वही सब इसका आंसर में आएगा। तो ऑलरेडी देखो हिस्ट्री का आंसर में क्या होता है कि आपको वो क्लास 12 तक का सिचुएशन नहीं रहा कॉलेज का, कि एग्जांपल आंसर ये लिखा हुआ है कि पीछे से उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसी में से इंटरप्रेट करके हमको आंसर बना के लिखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो सफिशिएंट पॉइंट ऊपर हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है सब चीज। क्या देना होगा, कंक्लूजन बताओ। देखो कंक्लूजन में क्या देना होगा, कंक्लूजन में ये देख सकते हैं हम लोग
देखो कंक्लूजन यही दोगे ना कि वही बोलोगे ऑल्दो महात्मा गांधी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट बट द रोल ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड और दे नेग्लेक्टेड मतलब दे आल्सो प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल्स। कुछ का एग्जांपल दे के लिख देना वहां पर, ठीक है। तो मतलब लास्ट में एंडिंग करते टाइम सिर्फ महात्मा गांधी अगर महात्मा गांधी का पूछा है ना तो सब कुछ महात्मा गांधी के ऊपर ही मत लिखना, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन या अदर लोगों के बारे में कुछ इंक्लूड कर देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन था, तो कह रहा है कि गांधी जी को हटा दो, गांधी जी को हटा दो तो फिर गांधी जी के बारे में लिखने की जरूरत तो है नहीं, फिर तो विदाउट गांधी जी क्या है उस पर काम करना है। नहीं वहां पे कंपेयर करके आप दिखा दोगे ना, कंपेयर करके सबसे अच्छा होगा, क्योंकि एक सिचुएशन आप दिखा रहे हो कि नहीं होता तो क्या होता है, तब क्या हुआ, ठीक है। जैसे एक ये क्वेश्चन आया था क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 के लिए हिटलर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो उस क्वेश्चन सिर्फ हिटलर का काम नहीं देना था, उस क्वेश्चन में कि ब्रिटेन ने क्या क्या चीज किया था, यूएसए ने क्या क्या चीज किया था, फ्रांस ने क्या क्या चीज किया था, रशिया ने क्या क्या चीज किया था, उस सब के बारे में लिखना था, ठीक है। तो ऐसा चीज होता है और डिस्कस कर लेंगे आगे में, क्वेश्चन पे आएंगे। ये सबका आंसर बोला तो सफिशिएंट पॉइंट्स हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया। ये जो आप जहां से पढ़ रहे हो ना ये सब नोट्स मेंस का ही है, सब प्री के लिए इतना नोट्स नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे थे। अब मैंने क्या बताया कि जो हमारा दोनों जो ग्रुप था ना यहाँ पर स्वराजिस्ट का और जिसको हम लोग प्रो चेंजर और नो चेंजर कह रहे थे अलग अलग, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना आर्गुमेंट था, ठीक। तो कभी किसी का आर्गुमेंट को सही नहीं बताना हम लोग को, खाली एक दोनों साइड का आर्गुमेंट देकर एक लास्ट में एक बैलेंस अप्रोच के साथ हमको कर देना है, ठीक है। और सही बात है भैया कि एग्जाम के अंदर उतना टाइम नहीं होता है कि आप अलग से सजा के समरी लिख पाओ, ठीक है, बी फ्रैंक, ठीक है। ठीक है। स्वराज अब देखते हैं स्वराज जिन लोगों ने वकालत किया था कि भैया सहेली वकालत का मतलब पता है? नहीं। ओह अच्छा, वकालत का मतलब होता है एक टाइप से अपने जो स्टेप लिया उसको एक टाइप से डिफेंड करना, उसके डिफेंस में क्या कहते हैं बातें रखना, ठीक है। तो ये स्वराजिस्ट लोगों ने जो बोला था कि वो काउंसिल, हाँ बोलो। I am going out of the class for 5 minutes. I'll be back. Yeah, थोड़ा इमरजेंसी है। ठीक है जाओ। go somewhere. ठीक है चलो। I'll be back in 10 minutes. अच्छा ठीक है चलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा वैसे भी। Okay. हाँ स्वराजिस्ट आर्गुमेंट क्या था देखो कि अब इन लोगों ने जो बोला था हम लोग काउंसिल में एंट्री करना है, तो उसको डिफेंड करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आगे रखा था, ठीक। एंटरिंग द काउंसिल्स वुड नॉट अफेक्ट द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। उन्होंने ये बोला था भैया हम लोग काउंसिल में एंटर कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करेंगे साथ में, ठीक है, लेकिन काउंसिल में एंट्री भी करेंगे, ठीक। तो एंटरिंग द काउंसिल वुड नॉट अफेक्ट द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, इन फैक्ट इट वुड बी लाइक ओपनिंग ए न्यू फ्रंट, एक न्यू तरीके से हम लोग राइट स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमको जाने का परमिशन मिलना चाहिए। इन अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम काउंसिल वर्क वुड सर्व टू इंचार्ज द मासेस एंड कीप अप द मोरल। तो मतलब क्या होगा कि अभी कभी जैसे कुछ हो नहीं रहा है बड़ा एक्टिविटी, तो ऐसे टाइम में क्या है कि हम लोग अगर वहां पे पार्लियामेंट में जाके लोगों का आवाज उठाएंगे तो उससे क्या होगा, लोगों का मोरल वैल्यूज हाई होगा कि लाइक हमारे लिए भी कोई है आवाज उठाने वाला, ठीक है। तो हमारा भी क्वेश्चन रेज होता है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं हम ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर पाएंगे अपने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ठीक है। एंट्री ऑफ नेशनलिस्ट would stop the government from filling the council with undesirable elements who may be used to legitimate government action। मतलब इनका ये क्या था, अगर मान लिया जाए, अब देखो अब ये पार्लियामेंट है, ठीक, इसके अंदर तो मेंबर जाके बैठेंगे, इलेक्शन हो ही रहा है, अगर मान लो हम इलेक्शन नहीं लड़ते तो होगा ये क्या, गवर्नमेंट अपने मन से किसी भी लल्लू पल्लू को, ठीक है, किसी भी डम्मी को उठा के बिठा देगा वहां पे और बाद में ये बोलेगा देखो भैया आपके कंट्री के लोग ही तो ऐसा डिसीजन ले रहा है, हम क्या करें, हम इसके पास तो मेजोरिटी है, ठीक ना, इसलिए डिसीजन पास हुआ है, मेजोरिटी से डिसीजन पास हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर हम इंटर नहीं करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट उस सीट को किसी भी अनडिजायरेबल एलिमेंट के साथ भर देगा, मतलब किसी भी अनडिजायरेबल पर्सन को वहां बिठा के अपने काम को करेगा और उसको लेजिटिमेट घोषित कर देगा। क्लियर है, इसी समझ में आई ये लाइन ना। Their only intention, उनका इंटेंशन क्या है, their only intention was to use the council as a tool of political struggle, ठीक है। They had no intention to use the council as organ of the gradual transformation of the colonial rule। उनका मेन मोटिव क्या था, काउंसिल का जो वर्क होता है ना उसको डिस्टर्ब करके अपना बात रखना है वहां पर, ठीक है। उनका ये मोटिव नहीं था बिल्कुल भी कि भैया को कॉलोनियल रूल को ट्रांसफॉर्म करना है या फिर उसमें रिफॉर्म लाना है। तो उनका मोटिव क्या था, उनका मोटिव रिफॉर्म नहीं था, ठीक है, उनका मोटिव क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर, हेलो, ठीक है। Yes, अब देख लेते हैं हम लोग जो नो चेंजर्स थे हमारे, ठीक है, जिन्होंने बोला था नहीं भैया काउंसिल में एंट्री नहीं करना, हम लोग को कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान करना है, उनका क्या आर्गुमेंट था।
पार्लियामेंट वर्क वुड लीड टू नेग्लेक्ट द कंस्ट्रक्टिव वर्क, क्योंकि एक बार आप पार्लियामेंट में एंटर हो जाओगे, ठीक ना, आपको जब क्या होता है कुर्सी का लालच आ जाएगा ना, कुर्सी का टेस्ट या पावर का टेस्ट के बाद आप ले लोगे, तो उसके बाद कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान नहीं दोगे, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव वर्क जो होता है उसमें सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बार आपको पावर का नशा चढ़ गया तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव वर्क को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। लॉस ऑफ रिवोल्यूशनरी जील एंड पॉलिटिकल करप्शन, तो रिवोल्यूशनरी का जो एक टाइप से जो एटीट्यूड होता है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है, और पॉलिटिकल करप्शन इंक्रीज करेगा, आप मतलब पद लेना स्टार्ट कर दोगे, टाइटल लेना स्टार्ट कर दोगे। कंस्ट्रक्टिव वर्क वुड प्रिपेयर एवरीवन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, मतलब क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क पे हमें फोकस करना इसीलिए बिकॉज कंस्ट्रक्टिव वर्क पे हम फोकस करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आगे इन फ्यूचर हम लोग सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग मासेस में तैयार रहेगा, तो मासेस को ट्रेन करना है कि इन फ्यूचर जो मूवमेंट हम लोग करेंगे उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट ले कर पाए, और जैसा इंसिडेंट या जैसा वायलेंस हमारा देखने को मिला था सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में, वैसा हम लोग को ठीक है, जैसा वायलेंस हमको देखने को मिला था नॉन करप्शन के टाइम में, वैसा हम लोग को देखने को ना मिले सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में, और मासेस ट्रेन हो सके इसीलिए। क्लियर है? अब जैसे हमने देखा था ना एग्जांपल, क्या हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था हमारा कि एग्जांपल की मेरा कि कुछ लोगों में पुलिस ने लाठी बरसाया तो कुछ लोग गुस्से में जाके आग लगा दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग इस मैटर के लिए ट्रेन, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव वर्क के थ्रू उन लोग को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि नॉन करप्शन मूवमेंट होता है एज कंपेयर टू मेरा नॉन करप्शन मूवमेंट, मेरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होता है ज्यादा पीसफुल होता है, ठीक है। Constructive work would prepare everyone for the next phase of civil disobedience, but at the same time, both sides wanted to avoid 1907 type spirit and kept in touch with Gandhi, who was in jail. दोनों साइड ये भी चाहते थे, देखो दोनों साइड ये भी चाहते थे कि भैया 1907 में जो स्प्लिट हुआ था उस टाइप का स्प्लिट कुछ ना हो, ठीक है, इसीलिए उन्होंने गांधी जी जो जेल में थे उनसे राय मशवरा किया, उनसे कंसल्ट में या उनके टच में रहे दोनों, ठीक है। बोथ साइड्स also realized that significance of putting up a united front to get the mass movement to force the government to introduce reform, तो दोनों को ये पता था कि भैया हम लोग को एक साथ मिलकर काम करना है, अलग नहीं होना है, ठीक है। एंड बोथ साइड एक्सेप्टेड द नेसेसिटी ऑफ गांधीयन लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशनलिस्ट फ्रंट, तो दोनों साइड ने एक्सेप्ट किया कि भैया हमको ये लड़ाई लड़ना है इंडिपेंडेंस से गांधीयन लीडरशिप के अंदर में ही लड़ना है, ठीक है, भले हमारा रास्ता अलग हो लेकिन हम लीडरशिप हमारा एक ही होगा, मानते हैं। कीपिंग दिंग फैक्टर्स इन माइंड अ कंप्रोमाइज वाज रीच्ड, अब क्या देखो दोनों अलग अलग छोर पे था, ठीक है। अब देखो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, दोनों अलग अलग छोर में था, लेकिन वहां पे क्या था कोई ऐसा लीडर नहीं था गांधी टाइप का, ठीक है, कि जिसको मतलब दोनों लीडर एज ए लीडर एक्सेप्ट कर सके, ठीक, इसलिए वहां पे स्प्लिट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था कि एक लीडर था जिसको कि दोनों बोल रहे हैं भैया हम आपके लीडरशिप के अंदर फ्रीडम से लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए इनके निगरानी में गांधी जी के सलाह मशवरा के बाद क्या हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज होता है दोनों के बीच में, जिससे कि सूरत टाइप का स्प्लिट नहीं होता है और दोनों एक साथ काम करते हैं। कीपिंग दिस फैक्टर इन माइंड अ कॉम्प्रोमाइज वाज रीच्ड, स्वराजिस्ट were allowed to contest election as a group within the Congress, ठीक, उनको ये बोला गया ठीक है आप एक काम करो, आपको इलेक्शन लड़ना लड़ो, लेकिन आप अलग से कोई पार्टी मत बनाओ, एक काम करो ये कांग्रेस का स्ट्रक्चर रहा, उसमें से क्या है कि आप हमारे स्ट्रक्चर के अंदर ही एक अलग पार्टी बना लो, एक विंग टाइप बना के आप काम करो वहां पे, ठीक है। Swarajist accepted the Congress program with only one difference that they would join legislative council, तो स्वराजिस्ट ने भी क्या हुआ कांग्रेस का जो अदर प्रोग्राम था उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट एक को कि हम काउंसिल में भी इंटर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, अब देखते हैं स्वराजिस्ट का मैनिफेस्टो क्या था इलेक्शन के लिए, और नेचुरल से बात है इलेक्शन लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ वो भी तो दिखाएंगे ना, अच्छे दिन लाने वाले दिखाएंगे लोगों को, तभी तो वोट मांगेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या वादा किया देखते हैं। तो उन्होंने ये बोला था, उनका मैनिफेस्टो क्या था, गाइडिंग मोटिव ऑफ द ब्रिटिश इन गवर्निंग इंडिया इज टू सिक्योर सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री, तो उन्होंने क्लियरली बोला था देखो भैया ब्रिटिश जो यहाँ पे रूल कर रहे हैं ना उनका एक ही मोटिव क्या, अपने होम कंट्री का सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करना। स्वराजिस्ट वुड प्रेजेंट द नेशनलिस्ट डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन द काउंसिल, तो हम लोग जो चुन के जाएंगे ना असेंबली में तो हम लोग अपने कंट्री का मतलब हम अपने कंट्री का अपना नेशनल डिमांड्स को प्रमोट करेंगे जाके, ठीक है। इफ दिस डिमांड वाज रिजेक्टेड, अगर मान लो गवर्नमेंट फिर भी हमारा डिमांड रिजेक्ट करता है, they would adopt a policy of uniform, continuous and consistent obstruction within the council to make governance through the council impossible, अगर गवर्नमेंट हमारा बात नहीं मानेगा ना तो फिर क्या होगा, हम कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म वे में कंसिस्टेंट वे में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कार्रवाई को, जिससे कि काउंसिल के अंदर कोई भी काम करना इम्पॉसिबल हो जाए। क्लियर है? अब देखते हैं उनका प्रोग्राम क्या क्या था, और जो उन्होंने स्वराजिस्ट मतलब मैनिफेस्टो में जो लिखा था हम ये चीज लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन के अंदर क्या क्या चीज होगा, ठीक है, कि एग्जांपल पेट्रोल का रेट कम होगा, गैस का रेट कम होगा, ठीक है, होता है ना प्रॉमिसेस,
वुमेन सिक्योरिटी होगा, ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां होगा, ठीक है, ये सब चीजें 10 से 15 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो ये सब जो प्रोमिसेस होता है, तो उस टाइम में भी ऐसा प्रोमिसेस किया गया था स्वराजिस्ट लोगों ने इलेक्शन लड़ने से पहले कि अटेंडेंस और डोमिनेंस स्टेटस, हम लोग डोमिनेंस स्टेटस सिक्योर करवाएंगे कंट्री के लिए, ठीक है, हमारा इंडिया के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का हक मिलना चाहिए, हम दिलवाएंगे, ठीक, कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इंडिया कंट्रोल होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल दैट ब्यूरोक्रेसी डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। तो अभी क्या है कि हम लोग के पास जो क्या है, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस पुलिस है, ठीक ना, हम लोग को उसको पीपल्स पुलिस में कन्वर्ट करना है, ठीक, वही है। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल, हमको ऐसा प्रिंसिपल स्टैब्लिश करना है, ऐसा मतलब वैल्यूज स्टैब्लिश करना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको पावर जो है पीपल से मिलता है, इसलिए उसको पीपल को सर्व करना है। राइट ऑफ पीपल टू कंट्रोल मशीनरी एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना है, स्वराज अटेंड करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लेबर को ऑर्गेनाइज करना है हम लोग को, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर लोकल एंड म्युनिसिपैलिटी बॉडी, लोकल बॉडी और म्युनिसिपैलिटी बॉडी में इंडियन से कंट्रोल होना चाहिए। एजेंसी ऑफ प्रोपेगेंडा आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी फ्रीडम स्ट्रगल को अपना प्रमोट करेंगे हम लोग। फेडरेशन ऑफ एसिटिक कंट्रीज फॉर प्रमोट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, तो ये बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन अपना ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस को भी अडॉप्ट किया था उन्होंने, क्लियर, ये सारी चीज उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, क्लियर है यहां तक? हेलो, इसमें लिख सकते हैं क्या, पॉइंट लिखना पड़ेगा? हाँ, ये चॉइस का प्रोग्राम तो याद रखना पड़ेगा उनको क्या क्या था, ठीक है। अरे ऑटोनॉमी डिमांड करना, ठीक है, ये करना, ब्यूरोक्रेसी पर डिमांड होना चाहिए, फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, अटेनमेंट और डोमिनेंस स्टेटस, ठीक है, 5-6 भी याद रह गया तो बहुत है, बेड़ा पार हो गया। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो महात्मा गांधी क्या कर, अब देखो मैंने क्या बताया था कि महात्मा गांधी कोई ऐसा नहीं था पत्थर की लकीर टाइप, ठीक ना, बहुत ही प्रैग्मेटिक इंसान थे, मतलब क्या, उन्होंने सिंपल ही बोला था भैया मैं ऐसा नहीं कि मतलब टाइम के साथ उनका चेंज होऊंगा, लेकिन अपने टाइम के साथ हर इंसान को टाइम सिचुएशन के साथ चेंज होना चाहिए, लेकिन विदाउट सेक्रीफाइसिंग द कोर वैल्यू, ठीक है, बिना अपने कोर प्रिंसिपल्स को सेक्रीफाइस किए हमको टाइम के अकॉर्डिंग डील करना पड़ेगा सिचुएशन को, ठीक। तो गांधीवाद इनिशियली अपोज द स्वराजिस्ट प्रपोजल ऑफ काउंसिल एंट्री, तो गांधी स्टार्टिंग में क्या थे, अपोज थे, इसके मतलब अगेंस्ट में थे काउंसिल एंट्री का, ठीक है, बट ही ग्रेजुअली मूव टुवर्ड सेटलमेंट विद द स्वराजिस्ट, ठीक, लेकिन धीरे क्या होता है कि वो लोग एक सेटलमेंट में पहुंच जाते हैं, गांधी जी मान जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बड़े बड़े घर में होता है ना कि शादी वादी के बाद तो ये पसंद है, तो ठीक, घर में स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग बड़े बुजुर्ग जो होते हैं नहीं मानते शादी में, ठीक है, एक्सवाइजेड रीजन देके कि लड़की अच्छी नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है, ठीक है, पैसा कम दे रहा है, अच्छा जॉब नहीं करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, तो हमारा ये इश्यू होने का वो मान जाते हैं, तो सेम चीज गांधी जी भी मान गए वहां पे, ठीक है। तो गांधी वाज इनिशियली प्रपोज टू द स्वराजिस्ट प्रपोजल ऑफ काउंसिल एंट्री, बट ही ग्रेजुअली मूव टुवर्ड सेटलमेंट विद द स्वराजिस्ट, लेकिन बाद में क्या होता है, मान जाते हैं, क्यों मानते हैं उसका रीजन ये रहा, ही फील दैट पब्लिक अपोजिशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ काउंसिल एंट्री वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग को अगर मान लो कि अगर अपोज करते, इन्होंने एक स्टैंड ले लिया, ठीक है, हमारे कुछ साथियों ने स्टैंड ले लिया है, तो अगर हम पब्लिकली उस स्टैंड को अगर अपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक टाइप से जो वीकनेस सबके सामने आ जाएगा, तो वैसा हमको नहीं करना है, ठीक है। इन 1923 इलेक्शन स्वराजिस्ट, एक सेकंड, ठीक है। तो in 1923 इलेक्शन स्वराजिस्ट हैड मैनेज्ड टू विन 42 आउट ऑफ 141 सीट्स, ठीक है। तो मेनली क्या था कि इनको इतना सीट मिलता है, 42 सीट जीत जाते हैं 141 में से, तो क्लियर मेजोरिटी को कहाँ मिलता है, यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंसेस में, मतलब यूपी आजकल आज के टाइम का जो सेंट्रल प्रोविंसेस है उस टाइम का, ठीक है, यूपी मध्य प्रदेश का इलाका, वहां पे इनको मेजोरिटी मिल जाता है। एंड हैड जॉइंट हैंड विद द लिबरल एंड द इंडिपेंडेंट लाइक जिन्ना एंड मालविया, तो बाकी जो लीग मेंबर होते हैं ना, बाकी में मतलब कुछ देखो उस समय इलेक्शन लड़ने वाले कौन लोग होते हैं, मुस्लिम लीग भी होते हैं, ठीक है, हिंदू महासभा भी होता है, ठीक, तो मदन मोहन मालवीय हो गए, इधर जिन्ना हो गए, ठीक है, इधर फिर इधर हमारा स्वराज पार्टी के लोग हुए। तो बाद में क्या होता है, देखो ये स्वराज पार्टी को एक जगह ये मिल जाता है, लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली आप पार्लियामेंट में जब जाओगे तो वहाँ पे कुछ भी पास करने के लिए मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी चीज का अपोज करने के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए किसी बिल को अगर मेजोरिटी होना चाहिए। तो सिंपल क्या करता था स्वराजिस्ट जो ये था हमारा, वो क्या करता था, इनके साथ कभी इनके साथ मिलके, कभी इनके साथ मिलके, मतलब ये तीनों के साथ कोalition करके, ठीक है, ब्रिटिश के जो प्रपोजल्स बिल्स को आते थे उनको डिफेंड करते थे, उनके अगेंस्ट में वोटिंग करते थे, क्लियर है। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो पावर था ऑब्स्ट्रक्ट करने का, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा था, अदर जो इंडियन पार्टी था हमारा, ठीक है, लाइक एग्जांपल
इंडिपेंडेंस था या लिबरल पार्टी था इंडिया के अंदर, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था, उनके कॉलेशन या उनके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। भैया ये क्या ये गवर्नमेंट भी बना सकते थे प्रोविंस में? हाँ, गवर्नमेंट तो बना ही सकते थे, ये गवर्नमेंट तो बना ही था यहाँ पे, ठीक है। 1919 का लिस्ट आया था, याद नहीं है? 1919 का लिस्ट में क्या था, प्रोविंशियल आपके लेवल पे आप गवर्नमेंट बना सकते हो, प्रोविंशियल लेवल पे, तो सेम चीज तो यहाँ पर भी था, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट तो बना ही रहता था। जैसे यूपीए में, जैसे कांग्रेस था यूपी में, ठीक है, तो मेनली उनके पास मान लो कि 272 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए, ठीक है। अब मान लो उनके पास सिर्फ 200 सीट है, ठीक, तो कोई बिल अपने पास करवा सकता है, नहीं करवा सकता था, इसलिए उसको सपोर्ट चाहिए था XYZ पार्टी का। जैसे मान लो 40 सीट है, किसी मान लो 32 सीट है, ठीक है, तो नेचुरल बात है क्या कि अगर कुछ भी उसको काम करना होता था, इनके साथ मिलकर काम करना पड़ता था। तो सेम कंडीशन स्वराजिस्ट का भी था, वहां पर अकेले उनके पास उतना मेजोरिटी था नहीं, तो उनका कितना काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो डिपेंड करता था अदर पार्टीज के ऊपर भी, क्लियर। लेकिन इस एटीट्यूड का एक लिमिटेशन होता है, हर चीज पे तो लोग साथ देगा नहीं, और कब तक साथ देगा। तो ब्रिटिश को समझ में आ चुका था कि ये लोग ऐसे गेम कर रहे हैं, क्या हुआ कि अदर पार्टी को था साइड में ले जाके तो खर्चा पानी दिया, समझाया समझाया, इसलिए फिर वो लोग भी ज्यादा प्रोटेस्ट करना कम कर दिया। ऐसे स्वराजिस्ट का अल्टीमेटली जो एक तरह से जो कोड ऑफ एक्शन था वो वीक होते गया हमारा। देयर वाज अ गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, ठीक है। तो मेनली क्या होता है आफ्टर जो हमारा खत्म हो जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो क्या होता है गवर्नमेंट बहुत सारा मतलब एक टाइप से जो उस समय रिवोल्यूशनरी मतलब एक टाइप से रिवोल्यूशनरी ग्रुप होता है, लाइक एग्जांपल भगत सिंह वाला हो गया, ठीक है, HSRA हो गया, और सब अलग अलग होता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है उस टाइम में, बहुत ही ज्यादा रिप्रेसिव एक्शन उस समय अडॉप्ट करता है इन लोगों को लेकर, ठीक है, अरेस्ट हो गया, फांसी का टाइप का। तो गांधी जी क्या होता है इन सबसे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, ठीक है, और बाद में फिर वो लोग स्वराजिस्ट को फुल सपोर्ट दे देते हैं। तो देयर वाज अ गवर्नमेंट क्रेकडाउन ऑन द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट एंड द स्वराजिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1924, ठीक है। दिस एंगर्ड गांधी एंड ही सप्रेस्ड, this angered Gandhi and he expressed his solidarity with the Swarajist by surrendering to their wishes, ठीक ना। तो उसके बाद क्या होता है, गांधी जी पहले ऊपर मन से बोलते हैं कि भैया ठीक है बना लो, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है जब गवर्नमेंट जो स्वराजिस्ट पार्टी के लीडर होते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करता है, और जो हमारे रिवोल्यूशनरी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर जब एक्शन लेना स्टार्ट करता है, तो इसके कारण गांधी जी को गुस्सा आता है, ठीक है, और फिर गांधी जी बोलते हैं ठीक है पूरा सपोर्ट है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, उसका देखते हैं इन लोगों का डिक्लाइन कैसा होता है, ठीक। अब देखो मैंने क्या बताया, स्वराजिस्ट का स्ट्रेंथ क्या था, उनका स्ट्रेंथ क्या था कि भैया पार्लियामेंट के अंदर जाके वो लोग कोलाइशन बना के काम करते थे, क्लियर है, अपोज करते थे गवर्नमेंट का, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ स्वराजिस्ट एज अ पॉलिटिकली वायबल फोर्स was the unity it formed in the legislature and its development into coalition। तो टोटल उनका सक्सेस डिपेंड होता था किसके ऊपर, वो अपना कोलिशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। बट द यूनिटी वाज वीक, इट वाज अ कोलिशन ऑफ लीडर्स of diverse and varied political outlook, सबका अलग अलग मोटिव था, सबका अलग अलग आउटलुक था। Policy of obstructions was not powerful enough to hold these leaders together, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमननेस था नहीं इनके बीच में, कुछ कॉमन चीज था नहीं, तो सब लोग ब्रिटिश अगेंस्ट में था, लेकिन एक चीज कब तक काम में आएगा, ठीक है। This was not enough to keep them united. By 1924, Swarajist position had weakened because of widespread communist right। अब क्या देखोगे यहाँ पे कौन था, स्वराजिस्ट, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ठीक, ये तीनों मेरा काम कर रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन बाद में जब कॉमनल वायलेंस इंडिया में बढ़ते गया, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कॉमनल वायलेंस अगर बढ़ेगा तो ये हिंदू महासभा और मुस्लिम एक साथ किसी भी क्वेश्चन पे आएगा नहीं, क्लियर है। तो सेम काम यहाँ पे, वैसे क्या स्वराजिस्ट डिपेंड कर रहा था इन दोनों के ऊपर भी। तो जब ये लोगों के बीच में यूनिटी खत्म हो गया एक टाइप से, ठीक है, ड्यू टू कॉमनल वायलेंस, तो फिर स्वराजिस्ट का एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ गया, क्योंकि अपने बलबूते पे उतना स्ट्रांग था नहीं कुछ कर पाए। In 1924, Swarajist position had weakened because of widespread communal rights split among Swarajist। अब उसका क्या होता है, देखो ये चीज तो समझ में आ गया, उसका क्या होता है आगे चल क्या होता है, स्वराजिस्ट के अंदर भी क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है आगे चल के, ठीक है। जो स्वराजिस्ट ग्रुप था जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाया उसके अंदर भी जाके आगे स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है देखते हैं। In 1924, Swarajist position had weakened because of widespread communal right split among Swarajists themselves on communal and कॉमनल राइट्स पर कॉमनल क्वेश्चन के ऊपर आगे चल के डिवाइड हो जाता है। किस ग्रुप में, एक रिस्पॉन्सिबिलिस्ट ग्रुप होता है, एक होता है नॉन रिस्पॉन्सिबल ग्रुप। क्या होता है सुनो यहाँ पर, ये जो रिस्पॉन्सिव ग्रुप होता है इसका ये कहना होता है भैया सिचुएशन चेंज हुआ है, ठीक ना, तो हम लोग को अपना सो कॉल्ड गवर्नमेंट से हिंदू इंटरेस्ट जो होता है ना उनको सिक्योर करने के लिए काम करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। इन लोगों ने
अब देखो स्वराज मतलब स्वराज पार्टी के अंदर दो ग्रुप आ गया, दो आइडियोलॉजी डेवलप हो गया, ठीक है। एक आइडियोलॉजी के जो लोग थे उन्होंने कहते थे हम लोग क्या रिस्पॉन्सिव, दूसरे को कहते थे नॉन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिव वाले थे उनका ये कहना था रिस्पॉन्सिव अमॉन्ग स्वराजिस्ट लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गया और एनसी केलकर, ठीक है ना। इन्होंने ये बोला कि भैया गवर्नमेंट के साथ हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए जिससे कि हम हिंदू सब्जेक्ट्स को या फिर हिंदुओं के लिए जो सिचुएशन है उसको अच्छा कर पाए, हिंदू के लिए बेनिफिट ले पाए। क्लियर है? क्लियर। और इन लोगों ने ये बोला नन मतलब जो नन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका ये कहना था भैया नहीं, इंडिया एज अ होल है, हम कांग्रेस अगर चाहते हैं कि हम पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करें तो हमको इस टाइप कॉमन लाइन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, सेक्युलर फ्रंट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने फिर इसके ऊपर बोला कि भैया ये लोग तो बीफ ईटर है, एंटी हिंदू है, इस टाइप का चीज बोलना स्टार्ट कर दिया इन लोगों के बारे में, ठीक है। तो आपस में फिर रिलीजन लाइन पे ये लोग भिड़ गए। आप देख लेते टेक्स्ट में, तो मेरा यही होता है कि पहले मैं अच्छे से समझा देता हूँ जिससे टेक्स्ट पढ़ते टाइम आप लोगों को इजीली समझना आ जाए। In 1924, Swaraj's position had weakened because of widespread communal right, split among Swarajists themselves on communal and responsibility and national line, and death of C.R. Das। अब देखो मेन जो लीडर होते हैं C.R. दास, उनका डेथ भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए लीडर का डेथ हुआ तो आपस में भिड़ेंगे ही लोग। Responsible among Swarajist Lala Lajpat Rai, Madan Mohan Malviya, N.C. Kelkar advocated cooperation with the government and holding of office whenever possible to protect the so-called Hindu interest। देखो अभी तक इस सिचुएशन में अभी तक होल्डिंग ऑफिस मतलब नया कि मतलब एक टाइप से अलग नेशन का डिमांड नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइप से अच्छा छोड़ो, ठीक जोड़ो, हाँ तो वही था। इन्होंने क्या एडवोकेट किया, एडवोकेटिंग कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट एंड होल्डिंग ऑफ ऑफिस व्हेनेवर पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द सो कॉल्ड हिंदू इंटरेस्ट। तो सिंपल सा बात है, इन लोगों ने क्या बोला भैया हम लोग गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना चाहिए, जहां मौका मिलना चाहिए हम लोगों को गवर्नमेंट के साथ मिलकर हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इस टाइम तक कंट्री के अंदर कहीं भी मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने को लेकर ऐसा आइडियोलॉजी कंट्री में डेवलप नहीं था, ठीक है, या फिर अलग नेशन का हो गया डिमांड या ऐसा चीज का हो गया, इस चीज का कहीं भी कुछ नहीं था। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो डिमांड फॉर मुस्लिम या डिफरेंट स्टेट या पाकिस्तान जो था वो अचानक नहीं आया था, वो एक प्रोसेस था। तो अब जब ऐसा चीज होगा तो कहीं ना कहीं बात है कि फियर क्रिएट होगा, तो फियर क्रिएट होगा तो फिर जब इन्होंने डिमांड किया तो इधर से भी डिमांड आया कुछ, ठीक है, तो वो अलग बात है, हटाओ चीज, ठीक है। तो इन्होंने क्या रहा 1925 के आसपास डिमांड कर रहे थे भैया हम लोग को ऑफिस होल्ड करना चाहिए टू प्रोटेक्ट हिंदू इंटरेस्ट। दे एक्यूज द नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या हो रहा है एक ही ग्रुप में दोनों काम कर रहे हैं, जो लोग कुछ 2 साल पहले, ठीक है, मिलके काम करने के लिए झगड़ा कर रहे थे कांग्रेस के अंदर कि भैया हमको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़के जाना है पार्लियामेंट के अंदर जिससे कि हम अच्छा काम कर पाए, वही लोग अब परमिशन मिलने का आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि भैया हमको हिंदू इंटरेस्ट में काम करना है, तुम एंटी नेशनल हो, बीफ ईटर हो, ये हो वो हो, ठीक है। एडवोकेटेड इतना, हाँ, they accused the non-responsive like मोतीलाल नेहरू of being anti-Hindu and beef eater, ठीक है। तो जो नॉन रेस्पॉन्सिव लोग थे, जो सेक्युलर आउटलुक वाले लोग थे, उनको उन्होंने एक्यूज क्या किया कि भैया आप तो एंटी हिंदू हो, बीफ ईटर हो, ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम में नेहरू जी के लिए इतना मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है, वो भी एक टाइप से प्राउड का फील था, उनके पापा जी को भी ये सब चीज सहना पड़ा था, ठीक है। तो लीगेसी कह रही क्या, जवाहरलाल अभी देख सिंपल सा बात है, अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पिताजी इतने हाई पोस्ट में है तो बेटा जी तो अभी थोड़ा लोअर पे होगा ना, तो आएंगे, वो भी आएंगे, उनका नाम भी आएगा, ठीक है, चिंता मत करो। वही बैकयार्ड में काम कर रहे हैं, अभी बैक ऑफिस ड्यूटी है उनका, फ्रंट ऑफिस में आएंगे लाहौर अधिवेशन के बाद। क्लियर है ये चीज, समझ आई गेस उस टाइम जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में ही थे, वो 1912 में 1911 में ही कांग्रेस में आ गए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अपने जीवन का देखा तो मतलब 36 साल हाँ कांग्रेस का काम में उन्होंने स्पेंड किया, 36 साल 9 साल जेल में भी रहे, ठीक है, जो भी। तो समझ में आया, जो आगे चल के स्वराजिस्ट लोग रहते हैं वो आगे चल के क्या होता है, पहला रीजन तो क्या कि उनके जो मेन लीडर होते हैं C.R. दास, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, उनका जो अल्टीमेटली डिपेंड करता है उनका जो पावर था या फिर जो मेथड से अपोज करने का डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, स्मॉल पार्टीज के ऊपर, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, तो वहां वो फेल हो गए। थर्ड क्या हुआ कि आपस में ये लोग डिवाइड हो गए आइडियोलॉजी बेसिस पे। कुछ लोग का ये कहना था भैया हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द हिंदू इंटरेस्ट, ठीक है,
अब कुछ लोग का ये कहना चाहिए नहीं गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए, अगर क्योंकि ऑफिस लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रीजन आउटलुक हम लोग को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर वही बोलना स्टार्ट कर दिया, आप तो एंटी हिंदू हो, बीफीटर हो, ये हो वो हो, ठीक है। तो आपस में भिड़ गए, तो फिर इसलिए अब नेचुरल बात है, आपस में भिड़ोगे तो वो कब चलेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका डिक्लाइन होना ही होना है ना। समझ में आया तक? क्या ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, they accuse the non-responsive like Motilal Nehru of being anti-Hindu and beefeater, ठीक, ठीक है। अब क्लियर है? हेलो, अब क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है, तो समझ में आ गया नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑफ साइमन कमीशन गिवन rise to a new political situation, parties joining hand as a result of anti-Simon agitation। तो साइमन कमीशन में ये होता है ना कि 1919 का जो एक्ट होता है उसमें ये बोला जाता है कि हम 10 साल के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी बनाएंगे, ठीक है, उसको जांचने के लिए कैसा काम कर रहा नहीं कर रहा है। तो उसी में क्या होता है, साइमन कमीशन उसी जो 1919 का जो एक्ट होता है उसको एक टाइप से स्टडी करने के लिए आता है इंडिया में, लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि उसमें सबके सब ब्रिटिशर्स रहते हैं, ठीक है। तो मेनली लोगों का ये बोलना होता है कि भैया इंडिया के आप कॉन्स्टिट्यूशन देखने आ रहे हो, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आ रहे हो, तो उसमें कोई इंडियंस ही नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंसल्ट का बात है, ठीक। इसलिए क्या होता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो ग्रुप के लोग होते हैं आपस में एक कॉमन यूनाइटेड स्टैंड लेते हैं कि भैया इसको हमको अपोज करना है। तो ये जो एक टाइप से हमारा डाइवर्स मतलब अलग अलग हो गया था, सब पार्टी आपस में, सब ग्रुप आपस में अलग अलग हो गया था। तो क्या हुआ कि एंटी साइमन कमीशन का जो मतलब साइमन कमीशन का आने का कारण क्या हुआ कि सब लोग फिर एक बार यूनाइटेड होता है, ठीक है। तो कमिंग ऑफ साइमन कमीशन गिवन राइज टू अ न्यू पॉलिटिकल सिचुएशन, parties joining hand as a result of anti-Simon agitation, constitutional program lost its relevance, ठीक है। In 1930, the Swarajists finally walked out of the result of the Lahore Congress resolution, ठीक है। अब क्या होता है, जब कांग्रेस फाइनली ये बोल देता है कि अपना हमको कि हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण आजादी है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद क्या होता है कि वो लोग भी, स्वराजिस्ट लोग भी, क्या होता है क्या महात्मा गांधी ने, देखो 1930 में क्या होता है लाहौर सेशन कि हम लोग को जो एम है वो क्या, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दूसरा महात्मा गांधी का कि पूरा सिविल डिसोबीडियंस, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, स्वराजिस्ट लोग जो थोड़े मोड़े भी रहते हैं वो पूरा अल्टीमेटली बायकॉट कर देते और असेंबली का ही बायकॉट कर देते, ठीक है। In 1930, the Swarajists finally walk out as a result of the Lahore Congress resolution on Purna Swaraj and merged with Congress and the beginning of the civil disobedience movement. Clear है कहानी? हेलो, सो के कौन बोल रहा है भैया, ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? ठीक है, चलो अब देखते हैं इनका अचीवमेंट्स क्या था। मेरा विद कोalition पार्टनर्स दे आउटवोटेड द गवर्नमेंट सेवरल टाइम्स। तो बहुत बार क्या कोalition पार्टनर के साथ मिलकर गवर्नमेंट का जो बिल आया था उसको मतलब डिफेंड किया इन्होंने बहुत बार, ठीक है, डिफीट किया। With coalition partner, they outvoted the government several times, even on matters relating to budgetary grants and passed adjournment motion. ठीक है। They agitated through powerful speeches on self-government, civil liberties and industrialization. ठीक है, तो बहुत अच्छा था, स्पीचेस दिया, न्यूज़पेपर में छपा, लोगों तक मैसेज पहुंचा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि पद का लालच होता है, वो लोग एक टाइप से मतलब हाई पोस्ट में पहुंचे। जैसे एग्जांपल विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के भैया जी, ठीक है, वो क्या हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने, ठीक। सक्सेसफुली डिफीटेड पब्लिक सेफ्टी बिल, 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल आता है। उसका मोटिव ये रहता है कि इंडिया के अंदर जो भी फॉरेनर्स लोग हैं ना, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उन सबको डिपोर्ट करना उनके कंट्री में, ठीक है।
successful defeated public safety bill in 1928, which was aimed at empowering the government to deport undesirable foreigners because the government was alarmed by the spread of socialist and communist. इंडिया के अंदर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भैया जो अननेसेसरी फॉरेनर्स लोग इंडिया में हैं उनको हम लोग बाहर करेंगे, जिससे कि जो बाहर से जो आइडियाज है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडिया इंडिया में ना आ पाए। ठीक, by their activities they filled the political vacuum at the right when the national movement was regaining strength। तो उसमें पॉलिटिकल वैक्यूम था, गांधी जी जेल में थे तो सबका मॉरल डाउन था। ठीक है, तो वो लोग ने उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल किया। They exposed the hollowness of the British constitutional reform। तो दिखा दिया भैया कितना खोखला सी बातें, ये सब रियल तो कुछ नहीं होता है। They demonstrated that the council should use creativity। ठीक है, मतलब उन्होंने दिखा कि काउंसिल कैसे यूज हम लोग एक पॉजिटिव मैनर में कर सकते, क्रिएटिव वे में कर सकते हैं। ठीक, उनका ड्रॉबैक क्या क्या था? स्वराजिस्ट लैक्ड अ पॉलिसी ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो उनका सिर्फ मोटिव क्या था, भैया हमको कोऑपरेट करना है, मतलब डिफीट करने के लिए या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब किसी पॉजिटिव पॉइंट का मतलब जो आउटलुक था वो नेगेटिव आउटलुक था। क्या ब्रिटिश का जो काम है उसको एक टाइप से हमको ऑब्स्ट्रक्ट करना है। ठीक, तो कोई पॉजिटिव आउटलुक था नहीं। ठीक है, कोई कि मतलब कोऑर्डिनेशन का कोई पॉलिसी नहीं था उनके पास। दे रिलाइड टोटली ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक। ठीक है, तो मेनली वही मोटिव होता है भैया अच्छा भाषण देना जिससे कि पेपर में छपे और लोगों तक पहुंचे। एंड ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्ट्रेटजी हैज अ लिमिटेशन। तो आप कब तक इसे ऑब्स्ट्रक्ट करते रहोगे? ठीक है, बोथ स्वराजिस्ट प्रोग्राम एंड स्वराजिस्ट एट वर्क शोड मार्क्ड कॉन्ट्राडिक्शन एंड इंडिकेशन एफर्ट। मतलब क्या कि भैया आप स्वराजिस्ट जो प्रोग्राम के अंदर आपने लिखा है मैनिफेस्टो के अंदर, ठीक है, और जो आप काम कर रहे हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, क्लियर है? जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि बहुत हुई महंगाई की बार, ठीक है, और रियल में जो हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए क्या हुआ कि आपके बातों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। ठीक है, they stood for class collaboration, unity of zamindar and peasant capitalists and the workers which rested on the irrational ground। ठीक है, उन्होंने सभी वर्गों को एक साथ लाने का काम किया। they would not carry on their coalition partners very far because of the conflicting ideas। क्योंकि देखो उनका जो पार्टनर था कौन था, हिंदू महासभा हो गया, कुछ लिबरल्स हो गए, ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग हो गया। ठीक है, तो मेनली वो उनका कोalition पार्टनर था, लेकिन इनके इनका जो आइडियोलॉजी था वो भी डिफरेंसेस था। ठीक है, तो नेचुरल सा बात है डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग साथ में तो कभी ना कभी वो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। ठीक है, दे फेल्ड टू रेजिस्ट द पावर एंड प्रिविलेज ऑफ ऑफिस। ठीक, तो वो जो सत्ता का जो लालच होता है या सत्ता का जो इंटरेस्ट होता है, जो आकर्षण होता है, उसको वो आकर्षण मतलब समझ में आता है सैलरी नहीं है क्या? आकर्षण आकर्षण आकर्षण, हाँ वही नहीं होता है मतलब। ठीक है, हाँ हाँ एग्जैक्टली जो पावर एंड जो प्रिविलेज होता है उसको वो क्या होता है, उसके अट्रैक्शन को लोग मतलब एक टाइप से रोक नहीं पाते, और फाइनली ये लोग क्या करते हैं कि अल्टीमेटली ये लोग जाकर फिर पावर के अंदर जाके पावर ऑफिस को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, दे फेल टू रेजिस्ट द पावर एंड प्रिविलेज ऑफ ऑफिस। इन लेटर फेजेस मोतीलाल नेहरू सेट ऑन अ कमिटी, विट्ठल भाई पटेल became the president of assembly and the Ramaswamy Iyengar accepted membership of public account committee। ठीक है, they failed to support the peasant cause in Bengal, ठीक, and lost support among Muslim member who were pro peasant। ठीक, तो बंगाल के अंदर क्या सिचुएशन क्या था, तो देख लेंगे तिभागा मूवमेंट हमने देखा था ना, वहां पर बंगाल के अंदर हुआ था, मैं तिभागा मूवमेंट जो भी था, तो बंगाल के अंदर क्या था कि इशू चल रहा था फार्मर्स का, ठीक है, जमींदारों का फार्मर्स के बीच में। तो क्योंकि वहां पे स्वराजिस्ट लोगों ने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया, इसलिए क्या था बंगाल के अंदर जो फार्मर्स थे वो उनका सपोर्ट भी उन्होंने खो दिया। ठीक है, और प्लस जो मुस्लिम मेंबर्स थे जो कि प्रो पीजेंट्स थे बंगाल के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जो पीजेंट्स थे बंगाल के अंदर मुस्लिम थे, तो इसलिए फिर जो मुस्लिम मेंबर जो थे इनका सपोर्ट भी उन्होंने खो दिया। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, जिन्होंने ये बोला था कि भैया हम लोग असेंबली अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क पर फोकस करना चाहिए, नो चेंजर वाले ग्रुप। ठीक है, जब हमने देख लिया क्या स्वराजिस्ट लोगों ने ये सब काम किया, असेंबली में गए, ये सब अप्रोच अपनाया, उनका ये फायदा हुआ, ये चीज था वो चीज था, तो अब हम लोग देख लेते हैं। क्या देखो मैंने क्या बताया, 1922 से लेकर ठीक है 28 तक पॉलिटिकल वैक्यूम। ठीक, बहुत कुछ होता है लेकिन हम गांधीयन फेज में देखा है तो पॉलिटिकल वैक्यूम था। इसमें क्या होता है, ग्रुप निकल के आता है जो बोलता है भैया हम लोग को असेंबली में जाना चाहिए, एक बोलता है नहीं कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। ठीक, तो हमने अभी तक क्या देखा, जो लोग असेंबली में जाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, उन्होंने असेंबली जाके क्या क्या किया। ठीक है, फिर आगे जाके वो लोग भी खुद स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, उनका डाउनफॉल भी हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब देख लेते हैं क्या कि जिन्होंने ये बोला था कि भैया हमको असेंबली में नहीं जाना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान देना चाहिए, उन लोगों ने इन 6 साल में क्या किया। क्लियर है,
6 साल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज क्या 28 में क्या होता है, साइमन कमीशन आ जाता है तो उसका सिचुएशन चेंज हो जाता है, इसलिए। तो महात्मा गांधी जेल में भी रहते तो महात्मा गांधी फाइनली आ जाते उस टाइम। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय नो चेंजर्स, उन्होंने क्या किया, नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर सेट अप वेयर स्टूडेंट्स वेयर ट्रेन्ड इन अ नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक। तो नेशनल स्कूल्स हुआ, नेशनल कॉलेज हुआ, सेटअप किया गया जहां पे बच्चों को एक नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजी के हिसाब से पढ़ाया गया, सिखाया गया, ठीक है। Significant work was done for Hindu-Muslim unity, removing untouchability, boycott of foreign cloth and liquid, and for flood relief. तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट काम किया गया। Constructive workers served as a backbone of civil disobedience as an active organizer, ठीक है। जब स्टार्टिंग कंट्री के अंदर जब सिविल हमारा डिसोबीडियंस स्टार्ट होता है 1930 के बाद, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, इन्होंने जो काम किया ना ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल के साथ जो इसका अटैचमेंट हुआ, मॉनिटरिंग करने का, मैनेज करने का, क्राउड के साथ एग्जांपल इनका जो अटैचमेंट था, कांटेक्ट था, कम्युनिकेशन था, वो बहुत हेल्पफुल हुआ, ठीक है, क्राउड को मैनेज करने में, उनको दिशा दिखाने में, क्लियर। गांधी वाज रिलीज फ्रॉम जेल इन 1924। 1924 में क्या होता है, गांधी को रिलीज किया। देखो 6 साल का जेल उनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 6 साल का जेल उनको मिला है, लेकिन क्या होता है जेल जाने का क्या होता है, किसी इंसान का तबीयत खराब होता है तो क्या होता है उसको, ठीक है, थोड़ा सा एक टाइप से हेल्थ इशू को लेके मिल जाता है छूट। तो गांधी जी का भी ऐसा हुआ था, 6 साल के जेल गए थे, लेकिन फाइनली क्या होता है कि उनका हेल्थ इशू का कारण क्या होता है, उनको 2 साल के बाद ही उसको रिहाई मिल जाता है, ठीक है। तो गांधी वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल इन 1924। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी एंड रिमेन्ड अवे फ्रॉम द डायरेक्ट पॉलिटिक्स एंड कंसंट्रेशन हिज एनर्जीज ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक। 1924 में क्या होता है, गांधी जी को जेल छोड़ जाता है, लेकिन उसके बाद से गांधी जी का टोटल फोकस होता है क्या, कंट्री को हमको तैयार करना है अगले मूवमेंट के लिए, ठीक है। इसलिए उनका टोटल फोकस कहां पर रहता है कि हम लोग को कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान देना है, ठीक है, सोशल रिफॉर्म पे ध्यान देना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान देना है, जिससे कि हम अगले फेज के लिए तैयार हो पाए, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? हेलो हेलो, सब लोग सो गए क्या? क्रिटिक, ये टॉपिक लास्ट हो जाएगा, ठीक है, बस यही लास्ट है मेरा। क्रिटिक ऑफ नॉन कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है उनका सिस्टम क्या है, नेशनल एजुकेशन बेनिफिटेड द अर्बन लोअर मिडिल क्लास एंड द रिच पीजेंट्स ओनली, ठीक है, मतलब मासेस को फायदा नहीं हुआ इससे, बिकॉज इंडियन एजुकेशन आपने प्रमोट किया, उससे फायदा क्या हुआ, फायदा कहीं ना कहीं तक लोअर मिडिल क्लास या फिर जो रिच पीजेंट्स थे वहीं तक रहा, ज्यादा डीप में नहीं जा पाया सोसाइटी के अंदर फायदा। द लूर, उसका उसका क्या चीज है, देखो अब देखो सिंपल सा बात है, बच्चे नेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जॉब्स अगर चाहिए गवर्नमेंट में तो भैया ब्रिटिश कॉलेज का ही सर्टिफिकेट लगेगा ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब का जो लालच था उन्होंने फिर बच्चों को वापस क्या किया, देखो नेशनलिज्म के भावना में क्या हुआ, ब्रिटिश स्कूल से निकलकर नेशनल स्कूल में आ गए, लेकिन जॉब जब सब कुछ ठंडा हुआ तो जॉब के लालच में फिर, या जॉब की महत्वाकांक्षा में फिर जाके ब्रिटिश कॉलेज में चले गए, ठीक है। द लोड ऑफ डिग्री एंड द जॉब टुक द स्टूडेंट्स टू ऑफिशियल स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ खादी वाज नॉट इजी, सो एट इट वाज कॉस्टलियर एंड वाज इंपोर्टेड क्लॉथ, ठीक है। तो खादी का मतलब क्या प्रमोशन होता इजी नहीं था, बिकॉज हमने देखा ऊपर, ठीक है, कोरस भी था, महंगा भी होता था, इजी मतलब हार्ड टू मेंटेन था, ठीक है, ये सब भी चीज था। while campaigning about the social aspect of untouchability, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। नो emphasis was laid on the economic grievances of the landless and agricultural labor, ठीक। आप अनटचेबिलिटी खत्म करना चाहते हो, लेकिन अल्टीमेट आपका अनटचेबिलिटी आ क्यों रहा है, अनटचेबिलिटी की देखो सोसाइटी सोशल इनइक्वालिटी जो होता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, क्लियर है, एग्री। हमारे कंट्री के अंदर जो सोशल इक्वलिटी आदमी को फेस करना पड़ता है, इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी या सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उसका रीजन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल होता है, बिकॉज आज के डेट में अगर मान लिया जाए, मान लो कोई एसटी एससी एग्जांपल, ठीक है, जो उसको मान लो फेस करना पड़ता है सो कॉल्ड लोअर कास्ट, अगर मान लो वो आज के टाइम में अगर मान लो डीएम बन गया एग्जांपल, ठीक है, तो उसके साथ थोड़ी सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा। जब कोई बड़ा इंटरप्रेन्योर बन गया या मिनिस्टर बन गया, थोड़ी कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो कोई अगर हाई कास्ट का लोग, अगर मान लो पुअर है तो उसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो इसका मतलब क्या कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या होता है, लोगों के कास्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, उनके क्लास के ऊपर डिपेंड होता है, क्लियर है, ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो while campaigning about the social aspect of untouchability, no emphasis was laid on the economic grievances of the landless and the agricultural laborer, comprising mostly of the untouchables। तो untouchables में ज्यादा लोग कौन थे, लैंडलेस लेबर थे और एग्रीकल्चर लेबर थे, बट उनका इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस पे ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, सबका बोल दो एक बार।
हाँ ठीक है। अच्छा अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा, अब देख थोड़ा सा क्लिप से के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे हम कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन क्लिप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि अल्टीमेटली क्या होता है, बापू जब जेल से निकलते हैं उसके बाद वो क्या काम करते हैं, ठीक। थोड़ा मोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं हम लोग कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का। एंटायर स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। अब अच्छा एक सेकेंड। हाँ, अब दिख रहा है? हेलो। अब ठीक है चलो। लगता है ये मूवी मेरे को बोल रहा है भैया बस करो, अब कितना देखोगे, मेरे को स्टार्ट ही नहीं होगा। अरे यार, माइक्रोसॉफ्ट एज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है।